तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक बेहतरीन से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और ये हमारी वर्ब चैप्टर की क्लास नंबर 2 होने वाली है और इसमें मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से आगे की चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था और उसी से आगे हम लोग आज की क्लास में बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा जो हमारा पिछला सेशन था उसमें मैंने आपको प्राइमरी वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि प्राइमरी वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। कंप्लीट मैंने आपको बताया था। अब आज की क्लास में हम लोग मेरे भाई समझेंगे कि जो एक्चुअल में केवल मेन वर्ब का ही काम करती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब का कभी काम नहीं करती। ऐसी वर्ब में क्या क्या टाइप होते हैं। तो आपको याद होगा मैंने कहा था एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो आपकी दो तरीके से काम करती है। एक तो मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी मेन वर्ब। अब आपने हेल्पिंग वर्ब वाला देख लिया और आपने वो वाली वर्ब भी देख ली जो दोनों तरीके से काम करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब। तो आपको मैंने बताया था मेन वर्ब में दो कैटेगरी होती है, एक तो मेरे भाई फाइनाइट वर्ब की और एक मेरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब की। दो कैटेगरी होती है इसके अंदर, हम दोनों को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फाइनाइट वर्ब होती है ये क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो कल जब मैं आपको वर्ब के बारे में बेसिक बातें पढ़ा रहा था वहां मैंने आपको बताया भी था कि जो फाइनाइट वर्ब होती है इनकी खासियत होती है, इन पर मेरे भाई टेंस का इंपैक्ट भी खूब पड़ता है। टेंस का इंपैक्ट भी पड़ेगा इन पे और इन पे मेरे भाई सब्जेक्ट का इंपैक्ट भी पड़ेगा। कैसे पड़ता है समझो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फाइनाइट वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फाइनाइट वर्ब प्लूरल आएगी। सेम इसी प्रकार से अगर मान लो टेंस प्रेजेंट में हुआ तो फाइनाइट वर्ब कुछ और होगी, पास्ट में हुआ तब कुछ और होगी, और अगर मतलब भाई फ्यूचर में हो गया तो उसके लिए जो फाइनाइट वर्ब आप यूज करेंगे वो कुछ और करेंगे। तो फाइनाइट वर्ब की खासियत यही होती है, उस पर टेंस और सब्जेक्ट दोनों का भरपूर इंपैक्ट पड़ता है। यही नॉन फाइनाइट वर्ब की अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई वो वर्ब होती हैं जिन पर ना तो सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट पड़ेगा और ना ही टेंस का। तो इस पर दोनों का ही कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ना सब्जेक्ट का ना टेंस का। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब की खासियत होगी वो जैसी सेंटेंस में यूज होंगी वो वैसी ही होनी है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में कुछ और हो गई पास्ट में कुछ और हो गई, ये नहीं होगा, वो सेम ही रहती है सबके लिए। तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब के अंदर आपकी दो प्रकार की वर्ब आती है, एक तो ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। और नॉन फाइनाइट के अंदर जो आपकी वर्ब आती है वो मेरे भाई आपकी कौन कौन सी होती है। नॉन फाइनाइट के अंदर जो वर्ब आती है वो आपकी जैसे जीरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, इंफिनिटिव हो गया, ये होती है आपकी। तो हम सभी की बात करेंगे, पहले जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो ये फाइनाइट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं सारे के सारे आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो हम इधर वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो आपको मैंने ये बस समझाने के लिए बताया, हालांकि ये सारी की सारी चीजें मैं कल की क्लास में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो हम फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको नोट नहीं करना है आपको, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है भाई। इसको तो मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए तो हम शुरू करेंगे फाइनाइट वर्ब को। फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब में अगर हम बात करें तो हमें इसमें टू टाइप्स देखने को मिलते हैं जिन पर हमें बढ़िया तरीके से जो है बात करनी होगी। कौन कौन से भाई, एक तो होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भाई क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। तो याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको अपना एक्शन ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो सिंपली आप बस इतनी सी बात याद रखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिनको उनका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यानी ऑब्जेक्ट उनको चाहिए। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको उनके ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, यानी इनके बाद इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता। तो बस
सिंपल सी एक ही पॉइंट ध्यान रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको उनका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती। सिंपल सा पॉइंट है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि भैया जी हमें कैसे पता चलेगा कि किस वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप याद रखना, जब भी कोई वर्ब, मैंने क्या कहा, जब भी कोई वर्ब अपने एक्शन को, जो भी वो एक्शन कर रही होगी उसको अगर मेरे भाई उसने ट्रांसफर करने के लिए किसी वर्ड को ढूंढा तो वो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो एक्शन करती तो हैं लेकिन उनको जरूरत नहीं होती अपने एक्शन को कहीं पे ट्रांसफर करने की, वो अपने तक ही सीमित रखती है और मीनिंग भी कंप्लीट होता है, अदरवाइज मीनिंग कंप्लीट नहीं बनता। यहां पे समझो, आप ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अगर ट्रांजिटिव वर्ब को हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अगर ट्रांजिटिव वर्ब को हमने नॉर्मली लिख दिया और हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मतलब हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, ऐसे ही लिख दिया, तो मेरे भाई ये अपने आप में इनकम्प्लीट रहेगा, यानी मीनिंग कंप्लीट नहीं बनेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगी ये, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। तो इसी वजह से मेरे भाई जैसे ही हम यहां पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाएगा। जैसे मैंने कहा आई डू, मैं करता हूं, आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया जी क्या करते हो, बताना पड़ेगा ना। तो यहां पे जैसे ही मैंने बोला आई डू, तो मेरे भाई डू यहां पे एक ऐसी वर्ब हो गई जो अपने एक्शन को किसी पर्सन पे रेफर करना चाह रही है, भाई वो ट्रांसफर करना चाह रही है। ट्रांस करने का मतलब ही होता है किसी चीज पे कुछ ट्रांसफर करना। तो यहां पे मेरे भाई जैसे ही मैंने बोला आई डू, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा व्हाट, क्या क्या करते हो भाई आप, तो मैं कहूंगा आई डू टीचिंग, भाई मैं टीचिंग करता हूं, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में अगर हम बात करें, अगर हम उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं लगाएंगे तो वो इनकम्प्लीट सेंस हो जाएगी वहां पे, और कंप्लीट करने के लिए हमें उसे ऑब्जेक्ट देना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन कर बता देते हैं इसका, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो आपको यही बात देखनी है कि अगर उसको ऑब्जेक्ट की नीड होगी तो मेरे भाई ट्रांजिटिव होगी, अगर नहीं होगी तो इंट्रांजिटिव होगी। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि हम किसी सेंटेंस में कैसे पहचानते हैं कि यह वर्ड ऑब्जेक्ट है, कैसे पता करेंगे कि ये चीज ऑब्जेक्ट ही बन रही है। तो आपको ये बात यहां पे ध्यान रखनी होगी, जो ऑब्जेक्ट कोई भी चीज बनती है तो मेरे भाई वो दुनिया में दो ही चीजों का रिप्लाई बनेगी। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेरे भाई या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ये बेसिक सी बात है, मैंने बेसिक में भी बताई थी। मैंने कहा था जितना मैंने बेसिक में पढ़ाया है मेरे भाई, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना पढ़ाया बैच के अंदर, मैं उससे ज्यादा चीजें बेसिक में आपके सामने यूज नहीं करूंगा, ये बात तय है। तो आपको बताओ, मैंने बेसिक वाली क्लास में ये बात बताई थी कि भाई जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका काम या तो कोई नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा, सेम इसी प्रकार से सब्जेक्ट का भी होता है। अब यहां पे समझो, ऑब्जेक्ट का काम जब कोई नाउन प्रोनाउन करेगा तो मेरे भाई मैंने आपको यह बात भी बताई थी, आप कैसे पहचानेंगे कि दिया गया वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो मैंने कहा था वो अपने आप में जो रिप्लाई बनेगा वो या तो मेरे भाई व्हाट का रिप्लाई होगा या फिर हुम का रिप्लाई होगा। ठीक है ना, व्हाट या फिर हुम का रिप्लाई बनेगा, बस आपको यह चीज ध्यान रखनी है। तो वो जो रिप्लाई बनेगा वो किसका बनेगा, व्हाट या फिर हुम का। तो किसी भी वर्ब के बाद एक्शन रेफर करने पे आपको व्हाट या फिर हुम के रिप्लाई की अगर आवश्यकता पड़ी तो उस केस में वो जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अदरवाइज मेरे भाई वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि इसमें यूज की गई वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा चलिए, ये तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। मुझे आप इन तीनों क्वेश्चन में देख के ये बताइए कि जो हमने इसमें वर्ब यूज की है
वो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि भाई ये जो यहाँ पे वर्ब दे रखी है, सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है, एक से ज्यादा सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, यानी कि तीनों ही सेंटेंस में हमें जो वर्ब दे रखी है वो केवल केवल एक ही वर्ब दे रखी है, इसीलिए वो मेन वर्ब है अपने आप में। तो आप मुझे बताओ मेन वर्ब में ये आपकी फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इन पे सब्जेक्ट का भी फर्क पड़ रहा है और इन पे टेंस का भी फर्क पड़ रहा है। आप समझो यहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई मतलब प्रेजेंट है, यहां पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा दी तो ये भी प्रेजेंट है, और यहां पर भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो यहां पे टेंस का भी फर्क पड़ रहा है और दूसरी चीज सब्जेक्ट का भी फर्क पड़ रहा है। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन इसके साथ बेस फॉर्म आती है तो इसी वजह से आई के साथ गोज नहीं लगाते, गो ही लगाते हैं। अब आप यहां पे ये समझो कि इन पे फर्क पड़ रहा है मतलब ये फाइनाइट वर्ब्स हैं। अब फाइनाइट वर्ब की भी दो कैटेगरी होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे भैया जी देखो आपने बताया था अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो उसका कोई ना कोई एक्शन रिसीव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो आप यहां पे नोटिस करो गो वर्ब है, क्या इसके पास कोई इसका रिसीवर है? तो आप कहेंगे भैया जी गो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो नहीं है, या तो प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रेपो का ऑब्जेक्ट है ये, इसका मतलब गो वर्ब के बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। और मैं आपको बता दूं जैसे ही आप बोलोगे आई गो मैं जाता हूं तो मेरे भाई इसमें आपका ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग करेगा, आपको इसके आगे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बोला आई गो मैं जाता हूं, बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट मीनिंग है। लेकिन आप बोलोगे आई गो टू द स्कूल मैं स्कूल जाता हूं, तो मेरे भाई मैंने कहा आप जब ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो या तो व्हाट का रिप्लाई बनेगा या हुम का रिप्लाई बनेगा, कभी भी मेरे भाई वेयर का रिप्लाई आप नहीं बोलेंगे, वो आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप समझो मैंने कहा आई गो टू द स्कूल मैं जाता हूं, तो आप तो यहां पे ये बता रहे हो ना कहां जाते हो, तो कहां मतलब वेयर, और वेयर का रिप्लाई ऑब्जेक्ट नहीं होगा बेटा, ये ध्यान रखना, ये तो चीज गलत हो जाएगी। तो रिप्लाई जो केवल केवल आप ऑब्जेक्ट मानेंगे वो या तो व्हाट का होगा या होम का होगा, बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां पे ये जो टू द स्कूल जो आपका है ये वेयर का रिप्लाई है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। यहां पे आप इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे इस वर्ब के लिए। तो ये जो वर्ब गो यहां पे आपको दे रखी है ये कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पे ये कैसी वर्ब है मेरे भाई? इंट्रांजिटिव। अच्छा ईट्स कैसी वर्ब है? तो आप कहेंगे भैया ईट के तुरंत बाद मैं वह खाता है, आपके दिमाग में तुरंत क्या आया? क्या खाता है भैया जी? आया ना? तो यहां पे व्हाट का रिप्लाई ये वर्ब मांग रही है, यानी ईट जो वर्ब है उसके तुरंत बाद उसका ऑब्जेक्ट दे भी रखा है कि वह क्या खाता है भैया? एक सेब खाता है। तो यहां पे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन है और मैंने कहा था जो वर्ब अपना ऑब्जेक्ट साथ लेके आएगी वो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। सेम ऐसी देखो यहां पे डज दे रखी है तो ये तो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो भैया वह करता है, क्योंकि डू जो वर्ब होती है वो करने के सेंस में मीनिंग देती है। तो आप मुझे बताइए वह करता है, क्या करता है भैया? तो यहां पर भी ये वर्ब जो है वो व्हाट का रिप्लाई ले रही है, यानी ये जो दिस टास्क है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मैंने कहा था जब भी कोई वर्ब अपने ऑब्जेक्ट लेके आएगी तो वो अपने आप में कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यहां पर ये जो डज वर्ब दे रखी है कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो आई होप कि अब आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस बहुत आसानी से कर लेंगे। यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पहचानना आना चाहिए। सबसे बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि भाई ट्रांजिटिव जो होती है वो अपना ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अगर आप उनको उनका ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तो इनकम्प्लीट सेंस रहेगी वहां पे, और कंप्लीट करनी होती है आप अच्छी तरीके से जानते हो। फिर तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि पता कैसे करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? तो ऑब्जेक्ट भाई या तो आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और वो सीधे सीधे रिप्लाई किसका बनेगा? व्हाट या फिर हुम का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिए। अब बस मेरे भाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में इससे ज्यादा आपको नहीं समझना है, बहुत है आपके लिए इतना। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब में कुछ और चीजें भी होती हैं, उनको भी आपको समझना है, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिनसे एसएससी सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है
कि सेंटेंस के अंदर जो आप मेन वर्ब्स यूज करते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस के अंदर जो हम मेन वर्ब्स यूज करते हैं वो मेरे भाई अपने आप में दो तरीके से होती हैं, मतलब दो कैटेगरी में उनको रखा जाता है। एक तो होती है आपकी रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, और एक होती है इरेगुलर वर्ब्स। दो कैटेगरी इसकी भी होती हैं आपकी, इरेगुलर वर्ब्स। अब आपके माइंड में तुरंत आएगा भैया ये रेगुलर और इरेगुलर क्या है, इसमें क्या होता है, समझो। देखो रेगुलर वर्ब्स बेसिकली वो होती हैं जिनकी जो आप फॉर्म्स देखोगे तो आपको वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे भाई, उनकी फर्स्ट फॉर्म तो होगी जो नॉर्मल होती है वो, और साथ ही साथ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसी होती है जिसको आपको अगर नहीं भी याद होगी तब भी आप आसानी से बना लोगे। कैसे, जैसे आपने सुना होगा मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, उनसे पूछो हाँ भाई बताओ जरा इस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ, तो तुरंत कहेंगे भैया जी थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ना ईडी ऐड कर दो। तो ये जो मानसिकता है ईडी ऐड करने वाली, जो आप ऐसी वर्ब में ऐड कर देते हो कि ईडी लगा दिया बन गई थर्ड फॉर्म, तो मेरे भाई वो अपने आप में रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में चली जाती हैं, क्योंकि उनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो आप आसानी से बना लेते हैं। तो वो वर्ब जिनकी फॉर्म्स बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत आसानी से हम बना लेते हैं, ईडी लगा के बना लेते हैं, तो वो अपने आप में रेगुलर वर्ब्स होती हैं। बट इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में वो वर्ब्स आती हैं जिनकी या तो तीनों फॉर्म सेम होंगी या तीनों फॉर्म अपने आप में डिफरेंट होंगी, बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट। तो ऐसी जो वर्ब्स होती हैं वो इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं समझना है, आप रेगुलर वर्ब्स के तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो जो होगी सो होगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म तो नॉर्मल होगी, लेकिन सेकंड फॉर्म जो होती है और जो थर्ड फॉर्म होती है ये अपने आप में मेरे भाई क्या ऐड करके बन जाती है, ईडी ऐड करके बन जाती है। ठीक है, बस आप ईडी लगा दो बन जाएगी। लेकिन इरेगुलर वर्ब्स के अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर या तो मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों की तीनों क्या होंगी, एक ही होंगी, यानी सेम फॉर्म होंगी, तीनों की तीनों सेम होंगी। मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन सी होती हैं। और या तो ऐसा होगा कि उसकी जो तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म वो बिल्कुल ही कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। इसके अलावा और मेरे भाई इनमें कोई अंतर नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है। अब बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिनसे एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं आपको कराऊंगा। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो रेगुलर वर्ब्स के अंदर तो आप बहुत सारी ले सकते हो, कोई भी वर्ब उठा लो आप, नॉर्मली कोई भी वर्ब उठा लो सीधे सीधे। जैसे मान लो मैंने वैनिश उठा ली, अब वैनिश के लिए अगर मुझे सेकंड फॉर्म चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वैनिश लिखूंगा और इसमें ईडी लगा दूंगा। अब यही सेकंड बन जाएगी और मेरे भाई यही थर्ड लग बन जाएगी। इसका मतलब होता है किसी चीज को ना देश से निकाल देना, यानी किसी चीज को निकाल देना, बाहर निकाल देना, उसको वैनिश करना कहते हैं। वैनिश गायब होने के सेंस में भी आता है, ये ध्यान रखना। तो दो यहां पे मैंने आपको बता दिया, तो वैनिश ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें हमने ईडी लगा के क्या बना दिया, सेकंड फॉर्म, और यही आपकी थर्ड की तरह काम कर जाएगी। तो ये एक रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आ गई। बट इरेगुलर वर्ब्स में अगर हम बात करें तो जैसे आपकी ईट की वर्ब हो गई, अब आपसे पूछा जाए कि इसकी सेकंड फॉर्म बनाओ, तो क्या आप ईटेड कर दोगे, बताओ जरा, ये कर दोगे आप? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ऐसा तो नहीं होता, सेकंड फॉर्म तो इसकी एट होती है और थर्ड फॉर्म इसकी ईटन होती है। तो आप नोटिस करो, फर्स्ट फॉर्म इसकी ये हो गई, सेकंड फॉर्म इसकी ये हो गई और थर्ड फॉर्म इसकी ईटन हो गई। तो ये तो तीनों ही फॉर्म अपने आप में डिफरेंट हैं। तो मैंने क्या कहा था, ऐसी वर्ब्स जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं वो इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं, और ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं वो भी मेरे भाई अपने आप में किस में आती हैं, वो अपने आप में इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं। अब आपको कुछ मैं एक गाना बता रहा हूं, इसको याद रखना हमेशा के लिए। रीड रीड रीड, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, ये कुछ मैंने अभी जो बोले वर्ड्स, ये वो वर्ब्स हैं जो सीधे सीधे मेरे भाई अपने आप में सेम रहेंगी, उनकी तीनों फॉर्म। रीड की भी सेम रहती हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म में तो हम उसको रीड ही बोलेंगे, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं रेड। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, रेड पढ़ते हैं। तो आपको बस ये थोड़ा सा ना सुर बनाने के सेंस में मैं रीड 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 बोल के चला गया, उसको गलत मत लेना मेरे भाई, कहीं पता चले आप कहो कि अरे गुरुजी तो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। भाई वो बस आपको याद कराने के लिए था, तो उसको ध्यान रखना। तो सेम वाली जो वर्ब होती है, ऐसी अगर हम बात करें कास्ट 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 करके होती है एक, ऐसी अगर हम बात करें जो फॉरकास्ट करके होती है, ऐसी अगर हम बात करें तो मेरे भाई
टेलीकास्ट करके एक वर्ब होती है। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, उनकी तीनों फॉर्म्स अपने आप में सेम ही होती हैं। तो आप ये बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि भैया जी हम कहां से याद करेंगे। मेरे दोस्त, मैं आपको पूरी अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक वर्ब की परफेक्ट लिस्ट मैंने बना रखी है, सारी की सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस बढ़िया तरीके से आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। अब हम जो मैं ये आपको बता रहा था, अब हम कुछ वर्ब डिस्कस करेंगे और वर्ब के बारे में वो वर्ब डिस्कस करेंगे जिनसे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। नॉर्मली तो मैंने आपको बता दी, ये सारी की सारी होती हैं, लिस्ट में इनकी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी रह गई बात मेरे भाई, अब इनसे बनने वाली कुछ स्पेशल वर्ब जिनसे क्वेश्चन पूछती है एसएससी, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहली वर्ब हम लोग लिखते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं जल्दी से। तो पहले मैं जरा एक टेबल रेडी कर लूं, क्योंकि टेबल आपसे पूछेगा भाई, टेबल से ही तो मतलब होता है उसका पूरा। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब आप कॉन्सेप्ट करके इनको लिखिएगा, जितनी चीजें बताऊंगा सारी की सारी आपको कॉन्सेप्ट करके लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस जो करने वाले हैं वर्ब, सबसे पहली वर्ब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी lie वर्सेस ले, ठीक है ना। ये सबसे पहली वर्ब। अब आप याद रखना, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैं पूरी एक टेबल तैयार कर लूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहां पे दोनों ही की, यानी कि पहली और यहां पे दूसरी, ठीक है। तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं, हम इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहां हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम इसकी थर्ड फॉर्म यहां लिखेंगे, और फिर हम इसकी फोर्थ फॉर्म लिखेंगे यहां पे। फोर्थ फॉर्म मतलब समझते हो, आईएनजी वाली, मैं यहां पे लिख भी देता हूं शॉर्ट में, आईएनजी वाली। और यहां पे हम लिखेंगे इसकी फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब एसएआईएस वाली, ठीक है, ये चीज। तो यहां पे हम इस तरीके से कुछ वर्ब्स को लिखने वाले हैं बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको बढ़िया तरीके से समझना है, लाई और ले, ये मैंने आपका पूरा जो है प्रारूप बना दिया। यहां पे हम लाई की वर्ब की बात करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हम मेरे भाई बात करेंगे ले की। अब देखो, जो तरीका मेरा रहने वाला है इन वर्ब्स को बताने का, मैं नहीं जानता कि किस तरीके से किसने बताई है, मैंने जिस तरीके से समझी है, मैंने जिस तरीके से पढ़ी है, मैं उनसे और थोड़ा बेहतर ही करने का प्रयास करूंगा, यानी और क्लियर आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब इनको याद करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बच्चा इनका रट्टा मारता है, यानी आप रट सकते हैं इनको, और रटने से ज्यादा बेहतर है कि आप मेरे भाई इनको थोड़ा सा एक दो बार याद करें, और बाकी इन पर रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी मेरे भाई जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो उसको आप लोग कर दिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बस केवल एक दो बार ये यहां पे लिखूंगा और याद कराऊंगा आपको, बस केवल आपको उतना समझना है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे ना इन वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन को मीनिंग से करने का प्रयास करते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जहां पर मीनिंग की जरूरत होगी वहां मैं आपको क्वेश्चन मीनिंग से करा रहा हूंगा, और जहां आपको मेरे भाई ग्रामर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको क्वेश्चन ग्रामर के कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई जो लाई होता है और जो ले होता है, इसमें हम ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी मैं मीनिंग तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मेरे भाई मैं अपने आप में यहां पे आपको इसका ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि आप इसको बहुत आसानी से पेपर में अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लाई का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, लाई वर्ब का मतलब होता है, अगर हम बात करें लेटने के सेंस में, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है आपका, एक तो देखो झूठ बोलने के सेंस में होता है, वो तो आपका नाउन के सेंस में होता है, लेकिन ये लेटने के सेंस में मीनिंग देता है। अगर कोई चीज लेटी हुई है तो उसके सेंस में होता है मेरे भाई लाए, और लिटाने का जो मीनिंग रखता है, यानी कि पड़े होना या लिटाने का सेंस देता है, वो देता है ये ले। तो दोनों मीनिंग आप याद रखना। बाकी जो हमें मेन चीज पता होनी चाहिए वो इसकी फॉर्म्स। तो याद रखना, फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है लाए, सेकेंड फॉर्म इसकी होती है ले, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है लेन, ठीक है। तो इसकी फॉर्म्स कैसे याद करनी है, लाई, ले और लेन। तो फर्स्ट फॉर्म इसकी हो गई लाई, सेकंड फॉर्म हो गई ले, और थर्ड फॉर्म हो गई लेन। अब आईएनजी वाली फॉर्म तो आप समझते ही हो, लाइंग दे रखी है भाई आपको, तो सीधे सीधे लाइंग यूज कर लो, ठीक है ना। लेकिन लाइंग में आप कैसे यूज करोगे, आप बनाओगे LYING, ये होती है लाइंग।
और लाइज आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल LIE लिखना और S लगा देना, बात खत्म। समझ में आ गई बात? जैसे यहां पे अगर हम इसकी S या ES वाली फॉर्म बनाएं तो LIE लिखना है और S लगा देना है, ये बस। तो ये इसकी पांचों फॉर्म मैंने आपके सामने लिख दी। अब यहां पे ले की बात कर लेते हैं। देखो ले की जो फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ले, सेकंड फॉर्म इसकी होती है मेरे भाई लेड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है लेड, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें फोर्थ फॉर्म जो कि ING वाली होती है वो लेंग होती है, और अगर हम बात करें फिफ्थ फॉर्म की तो वो मेरे भाई अपने आप में क्या होती है, लेज होती है, 5 रुपए वाला कुरकुरा लेज, वो होती है इसकी फॉर्म। तो ये चीजें जो हैं वो तो फॉर्म हमारे सामने लिख के आ गई। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। लाई की जो फर्स्ट फॉर्म होती है लाई होती है, ले सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म लेन होती है। और इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड की तो ले लेड लेड। अब आपको कैसे इसको याद रखना है, बस केवल 1 से 2 बार इसको पढ़िएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं तो मल्टीपल टाइम कर लीजिएगा, बट इसको वैसे नहीं रटना है पूरी तरीके से कि इसी में लगे पड़े हैं लाई ले लेड लेड, ऐसे नहीं करना है। बस आपको 1-2 बार पढ़ना है और फिर इस पे सिर्फ कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है, इसके यानी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब कॉन्सेप्चुअली आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बताता हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर हमें ये तो पता चल गया, इसकी फॉर्म्स भी हमें पता चल गई, लेकिन हम क्वेश्चन में इनको कैसे अप्लाई करेंगे? क्या हम मीनिंग देखेंगे वहां? नहीं मेरे भाई, हम मीनिंग नहीं देखेंगे, हम बस इतना देखेंगे कि जो लाई होती है ये मेरे भाई अपने आप में, ध्यान से मेरी बात समझना, जो लाई होती है ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है ये? इंट्रांजिटिव। तो लाई अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ले अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब बताओ, क्या मैंने अभी आपको पीछे नहीं बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं, कैसे डिफरेंस करते हैं, कैसे पता चलेगा कि क्या होता है? सारी बात बता रखी है। तो बस अब आपको यही चीज अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप मुझे बताइएगा कि क्या उसमें जो मैंने वर्ब यूज की है वो ठीक यूज की है, क्योंकि आप जानते हो इस पे अगर मैं ज्यादा क्वेश्चंस लेने चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा क्वेश्चन तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, ये वो वाली नहीं है कि भाई इसमें बटन प्रेस किया और बस क्वेश्चन चेंज हो गए और फिर करा दिए आंसर। मेरा कराने का होता मैं तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन मैं इस पे ले नहीं पाऊंगा, ये व्हाइट बोर्ड है मेरे भाई। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे। बाकी मैं आपको सीधे सीधे कह रहा हूं, आप ऐसे कॉन्सेप्ट की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके बिल्डअप हो जाएंगे, ये बात मैं आपको कह देता हूं। तो आपको ये बात बस इतनी काफी है, अगर आप इतनी ध्यान रख लेते हैं तो समझ लो आप मेरे भाई बहुत आसानी से कर लोगे। आप याद रखना, जब भी आपको इंट्रांजिटिव वे में चाहिए होगा तब आप फर्स्ट फॉर्म के लिए लाई लगाएंगे, सेकंड फॉर्म के लिए ले लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के लिए लेन लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे भाई आपको इंट्रांजिटिव वे में, आपको ट्रांजिटिव वे में जरूरत पड़ी तब आप फर्स्ट फॉर्म के लिए ले लगाएंगे, सेकंड फॉर्म के लिए लेड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म के लिए मेरे भाई लेड लगाएंगे, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है। तो चलो अब 1-2 क्वेश्चन जरा कर ले, क्योंकि भाई क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है इस पे, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मुझे बताइएगा। आप पेन ले ऑन द टेबल, जरा बताओ। इसका जरा करो आंसर, कैसे करोगे भाई? और देखिए मैंने लिखा ठीक है। चलो भाई, ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 2 एग्जाम्पल को अगर आपने कर दिया, सही बता दिया, तो मैं मान जाऊंगा कि आप ये वाली वर्ब में डिफरेंस समझ चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्वेश्चन कह रहा है अ पेन ले ऑन द टेबल। तो पेन जो है वो भैया टेबल पे पड़ा हुआ है या रखा हुआ है, बस आप नॉर्मली ये मान के चलो। लेकिन हमें मीनिंग से नहीं जाना, हमें जाना है ग्रामेटिकली। तो कैसे जाएंगे? आप समझो, आप देखो ले वर्ब आपको दे रखी है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। मैंने कहा कभी भी जैसे
जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, जो भी वर्ब मैं आपको बताऊंगा, बस आपको उनके अंदर यही चीज नोटिस करनी है। बस जहां मैं कहूं वहां नोटिस मत करना, जहां जहां जो बात बोलूं बस वही चीज नोटिस करनी है। अब मैं बोल रहा हूं कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ब को बस यही चीज देखनी है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो आप नोटिस करो भाई, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट थोड़ी ना दिया है, इसके बाद तो प्रेपोजिशन दी है, तो ये द टेबल तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब के पास उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और आपको क्या बताया था, जब वर्ब के पास उसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि मुझे यहां इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई एक पेन की बात हो रही है, तो अगर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो आप देखो यहां पे ले लगा रखी है, बट यार ले तो अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई ले तो अपने आप में क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। ले क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो आप नोटिस करो, अगर सेकंड फॉर्म चाहिए वो भी इंट्रांजिटिव के लिए चाहिए तो सेकंड फॉर्म लगा रखी है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई। इंट्रांजिटिव के लिए सेकंड फॉर्म यही तो होती है ले, तो इसका मतलब ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये चीज ठीक है, यहां पे यहां इस वाले क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। रीजन, क्योंकि हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए थी और पेन के लिए हमें चाहिए थी कौन सी फॉर्म भैया, हमें चाहिए थी यहां पे पास्ट फॉर्म, तो हमने ले लगा रखा है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, वो भी इंट्रांजिटिव वे में, तो सेकंड फॉर्म यही तो है इंट्रांजिटिव वे में, ले, तो बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, कोई एरर इसमें नहीं है। लेकिन हां, अगर एग्जामिनर मेरे भाई यहां पे एस या यस वाली फॉर्म यूज कर लेता, मान लो यहां पे लेज लिख देता, तब मेरे भाई गलत हो जाता, क्योंकि लेज लिखते ही वो आपकी ट्रांजिटिव वे में आ जाती, बट हमें इंट्रांजिटिव वे में चाहिए थी, तब हम क्या यूज करते, ये वाली फॉर्म यूज करते। क्योंकि आप देखो जिसके ऊपर है वही वाली फॉर्म यूज करनी है, मतलब अगर ट्रांजिटिव चाहिए तो आप ये वाली यूज कर लो, इंट्रांजिटिव चाहिए ये वाली यूज कर लो। सेम ऐसे ही यहां पे ट्रांजिटिव चाहिए तो ये वाली यूज कर लो, इंट्रांजिटिव चाहिए तो इसकी ऊपर वाली यूज कर लेना। ऐसे ही यहां पे अगर ट्रांजिटिव चाहिए तो ये यूज कर लेना, इंट्रांजिटिव चाहिए तो इसकी ऊपर वाली यूज कर लेना। सेम इसमें अगर इंट्रांजिटिव चाहिए तो आप मेरे भाई ये वाली यूज कर लेना, और ट्रांजिटिव चाहिए तो ये वाली यूज कर लेना। ऐसे ऐसे आपको डिफरेंस बना के याद रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहा है ही ले द बेबी ऑन द बेड। तो आप यहां पे नोटिस करो, ये जो ले वर्ब है ये कौन सी है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो आप नोटिस करोगे इस ले वर्ब का यहां पे हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, और ऑब्जेक्ट अगर वर्ब का दे रखा है तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो अपने आप में कौन सी वर्ब कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, यानी यहां पे हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अब आप नोटिस करो, ही के लिए आपने लगाया ले कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, तो आप कहेंगे भैया या तो सेकंड फॉर्म होगी या फर्स्ट फॉर्म होगी। अब आप समझो, अगर मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाई तो मेरे भाई ले तो नहीं हो सकती फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ले अगर फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा मैं तो वो तो प्लूरल के लिए आती है, नोटिस करो प्लूरल के लिए आती है, तो ये तो प्लूरल वाली है, लेकिन ये तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी ना, तो ये वाली आएगी, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव सेंस में चाहिए, तो ले ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, आप इनको तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअली पकड़ अच्छी होगी। तो आपने यहां पे देखा आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए थी, और वो भी आप ले लगा के ये बताना चाह रहे थे कि भाई हमको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए यहां पे, तो ले तो फर्स्ट फॉर्म में ट्रांजिटिव होती है ना, देखो ये देखो यहां पे लिखी हुई है, तो ट्रांजिटिव है लेकिन फर्स्ट फॉर्म के अंदर, तो हम ही के अनुसार जब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि वो तो प्लूरल होती है, तो हमें सिंगुलर लगानी पड़ेगी जो कि लेज होती है, तो यहां ले नहीं आएगा, लेज आएगा। तो हम बोलेंगे ही लेज द बेबी ऑन द बेड, तब हमारी बात सही बनेगी, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, क्लियर। और बाकी अगर यहां पे अगर इसको पास्ट में बनाना था तो बस कुछ नहीं करना है, पास्ट में अगर बात हो रही होगी तो हम इसको लेड कर देंगे, ले की जगह पे लेड कर देंगे तब भी ठीक हो जाएगा। तो ये दो आंसर इसके पॉसिबल है, प्रेजेंट में बात कर रहा होगा तो ये, और पास्ट में बात कर रहा होगा तो ये, दोनों आंसर पॉसिबल है, ये भी ध्यान रखना इसके। चलो, तो ये लाई और लेन का मेरे भाई हो गया, मैंने आपको चीजें बता दी हैं, इसको अपने दिमाग में फिट कर लेना बढ़िया तरीके से, और क्वेश्चन आप इस पे जितने प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं फिर वही कह रहा हूं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपका ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, बस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, लाई और ले वाली वर्ब का कभी भी डिफरेंस आएगा तो बस आप यही ध्यान रखना, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वहां पे आपको लगाना आना चाहिए, आप बस उतना आइडेंटिफिकेशन कर लोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी वर्ब यूज करनी है। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड वर्ब पे।
अब हम सेकंड वर्ब पे चलते हैं, यानी कॉन्सेप्ट नंबर आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वर्ब डिस्कस करेंगे, राइज वर्सेस रेज। इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यहां पे लिखूंगा, फिर दूसरी मैं यहां पे लिखूंगा। तो पहले हम बात करेंगे राइज की फॉर्म्स की सभी की, फिर हम रेज की सभी फॉर्म्स की बात करेंगे, और हम इसमें भी अप्रोच आपको बताएंगे, बस वही लगाना है। जिस वर्ब की फॉर्म्स के लिए जो अप्रोच मैं आपको बताऊंगा वही लगाना है, इधर उधर का कोई अप्रोच नहीं लगाना। देखो, तो राइज की अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो मेरे भाई वो तो राइज ही होती है। सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो रोज होती है, और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो राइजन होती है। और अगर फोर्थ फॉर्म की बात करें आईएनजी वाली की तो वो राइजिंग होती है, और अगर इसकी बात करें तो वो क्या होती है, राइजेस होती है, एसएआईएस वाली फॉर्म, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं भैया रेज की क्या फॉर्म होती है। तो रेज की जो फॉर्म होती है समझो, वो एक तो मेरे भाई फर्स्ट फॉर्म तो रेज ही होती है, सेकेंड फॉर्म जो होती है वो रेज्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रेज्ड होती है, और अगर हम बात करें फोर्थ फॉर्म वो होती है रेजिंग, और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है मेरे भाई रेजेस। अब यहां पे आपको जो बात समझनी है वो ये है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कहां राइज आएगा कहां रेज आएगा। तो मैं फिर से कहता हूं, अगर आपको मीनिंग की बात करनी है तो याद रखना राइज का जो मीनिंग होता है वो दो मीनिंग बनते हैं, एक तो उगने के सेंस में और एक मेरे भाई उठने के सेंस में, ये दो मीनिंग करता है। और जो रेज होता है ये भी दो मीनिंग करता है, एक तो उठाने के सेंस में और एक मेरे भाई उगाने के सेंस में, दो मीनिंग करता है ये। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपका जो अप्रोच रहना चाहिए वो इस क्वेश्चन में मीनिंग वाला नहीं रहना चाहिए, यानी आप इस क्वेश्चन को मीनिंग से नहीं करेंगे। आपका जो अप्रोच इसके लिए रहेगा वो मेरे भाई वर्ब के कॉन्सेप्ट का अप्रोच रहेगा। जो आपका सही वाला अप्रोच रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ब कॉन्सेप्ट। आपको मेरे भाई इसमें मीनिंग से नहीं करना, इसको आपको वर्ब के कॉन्सेप्ट से करना है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, बस एक छोटा सा डिफरेंस, मेरे भाई जो राइज वर्ब होती है ये आपकी जो वर्ब होती है वो आपकी इंट्रांजिटिव होती है, राइज आपकी इंट्रांजिटिव होती है, और जो रेज होती है ये आपकी मेरे भाई एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। बस ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस बताया मैंने, राइज आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और रेज आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सिंपल सी बात है, इंट्रांजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं है, ट्रांजिटिव है मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो इतनी सी बात बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये आप वर्ब का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको सेंटेंस जो आपको दिए गए होंगे उनके अंदर आपको यही चीज देखनी है कि जो भाई हमें वर्ब दे रखी है वो कैसे यूज की गई है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। अब अगर ट्रांजिटिव चाहिए होगी तो ट्रांजिटिव की फॉर्म यूज कर लेना, इंट्रांजिटिव चाहिए होगी तो इंट्रांजिटिव की फॉर्म यूज कर लेना। सिंपल है ना, बिल्कुल। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे मैं बात करूं, एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने लिखा द सन रेजेस इन द ईस्ट। गलतियां बताना दोनों के अंदर, राहुल rose many questions in the class। चलो इन दोनों क्वेश्चन में आप मुझे बता दो अप्लाई करके कि भाई मैंने जो चीजें बताई हैं क्या वो अप्लाई हो रही हैं। तो आप नोटिस करो, मैंने क्या कहा, मीनिंग से बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अपने वर्ब के कॉन्सेप्ट से। और हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा कि भाई जो राइज होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और जो रेज होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आप नोटिस करो, कह रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमने राइज वर्ब को देखा, यहां पे रेज दे रखी है, ठीक है। अब हमने ये नोटिस किया कि भाई इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट नहीं है,
मतलब ऑब्जेक्ट मिसिंग है यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो देखो इन प्रेपोजिशन दे रखी है, प्रेपोजिशन के बाद ये जो द ईस्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारी वर्ब के पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और मैंने क्या कहा था, वो प्रत्येक वर्ब जिसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इंट्रांजिटिव होती है। मतलब मुझे तो यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, लेकिन मुझे कौन सी दे रखी है, ट्रांजिटिव वाली। तो आप देखो ध्यान से, आपको इंट्रांजिटिव वाली चाहिए बट आपको तो ये वाली दे रखी है, तो आप इसको चेंज किससे करोगे, ठीक इसके ऊपर वाली से। तो ऊपर वाली SAIS वाली फॉर्म कौन सी आएगी, राइजेस आएगी। तो इसको काट दो क्योंकि ये तो गलत है, हमें इंट्रांजिटिव वाली चाहिए तो इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, राइजेस लगा देंगे। सिंपल, बस ये गलती थी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, जो चाहिए होगी अगर वो नहीं दे रखी तो समझ लेना कि उसके जस्ट ऊपर वाली फॉर्म होगी उसकी, क्योंकि मैंने इस तरीके से लिखा ही है इसको कि आप आसानी से पता कर पाए। अब आपको ये वाली फॉर्म दे रखी हो, मान लो ये वाली फॉर्म दे रखी हो, ध्यान से समझना, मैं आपको इसको भी समझा देता हूं। मान लो जैसे आपको ये वाली फॉर्म दे रखी हो बट लेकिन ये नहीं चाहिए, वहां पे आपको इंट्रांजिटिव वाली चाहिए, तो मतलब इसकी जगह पे कौन सी फॉर्म आएगी, ये वाली आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से मान लो सेंटेंस में आपको ये वाली दे रखी है लेकिन आपको ट्रांजिटिव वाली चाहिए, तो इसकी जगह पे कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। सेम ऐसे ही मानो जैसे क्वेश्चन में आपको थर्ड फॉर्म दे दी रेज्ड लगा के, बट लेकिन आपको इंट्रांजिटिव वाली चाहिए, तो मेरे भाई कौन सी आ जाएगी, फिर ये वाली आ जाएगी। तो आपको बस इस तरीके से मैंने बना के रख दिया है इनको ताकि आप बहुत आसानी से कर पाए। अब आप इस क्वेश्चन को करो, सेकंड वाले को कह रहा है राहुल रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। तो फिर से अगर हम नोटिस करें तो हमें जो यहां वर्ब दे रखी है वो रोज दे रखी है। रोज अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है, लेकिन आप नोटिस करो मैंने कहा वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है कि भाई आपकी वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ये चीज देखो। तो आप नोटिस करो आपकी वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट गिवन है मैनी क्वेश्चंस, तो रोज व्हाट, मैनी क्वेश्चंस। इसका मतलब हमारी वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, तो भाई ये तो इंट्रांजिटिव की फॉर्म है, ये देखो इंट्रांजिटिव की फॉर्म है, तो हमें ट्रांजिटिव वाली चाहिए। ट्रांजिटिव वाली चाहिए तो इसके ठीक नीचे कौन सी फॉर्म है, इसके साथ में रेज्ड है, तो इसको काट के इसकी जगह पे कौन सी आएगी, रेज्ड आएगी, क्योंकि हमें ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए बट हमें लगा के किसकी दे दी थी, इंट्रांजिटिव की, क्योंकि इसके पास तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए यहां, तो रेज्ड आएगा। बस सिंपल सा ये डिफरेंस अपने माइंड में बिठा लो। मैं बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपने माइंड में इनको बिठा लीजिएगा। जिस वर्ब पे, कॉम्बिनेशन पे मैं जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को कहूंगा आपको वही करना है। अब तक मैंने दो कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए, एक तो लाई और ले वाला और एक मेरे भाई आपको राइज और रेज वाला। इन दोनों में ही आपको जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है वो वर्ब वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मीनिंग पे नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? चलिए तो इसको भी हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं तीसरे कॉम्बिनेशन पे। तीसरे कॉम्बिनेशन पे हम लोग चलते हैं भाई। जितने हो पाएंगे उतने कराएंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, तो इंपॉर्टेंट आपको करा ही देंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था वर्ब चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, तो इसमें काफी सारी क्लासेस आपकी लगने वाली हैं। बाकी देखते हैं कितनी क्लासेस में हो जाएगा। चलिए तो फिर से कॉम्बिनेशन बनाते हैं जरा। अब जो हम वर्ब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंस, जो वर्ब का पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट में, वो हम पढ़ने वाले ओवरफ्लो वर्सेस फ्लाई। अब आप कहेंगे भैया इनका क्या संबंध है? भाई ये वर्ब ऐसी हैं कि बच्चा इनके साथ थोड़ा कंफ्यूज कर जाता है और एग्जामिनर भी उसका फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या दिक्कत होती है। पहले आप समझो, हम यहां पर बात करेंगे पहली वाली वर्ब की और यहां बात करेंगे दूसरी वाली वर्ब की। क्योंकि मैं इसमें गलतियां भी बताऊंगा तो मैं इसमें थोड़ी सी मुझे ज्यादा जगह लेनी पड़ेगी, तो हम नंबर 2 को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर गलतियां क्या कराता है इसके अंदर, ठीक है ना। चलो तो नंबर 2 को हम यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें पर्याप्त जगह मिल जाए लिखने के लिए। तो हम यहां बात करेंगे ओवरफ्लो वाली वर्ब की और यहां अगर हम बात करें तो मेरे भाई मैं फ्लाई वाली वर्ब की यहां पे बात करूंगा। अब आपको डिफरेंस समझना होगा। डिफरेंस आप बस ये समझिए कि यहां पे जो आप करेंगे इस क्वेश्चन को वो मेरे भाई मीनिंग से करेंगे तभी ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको समझना होगा मीनिंग से आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ये क्वेश्चन। इसके लिए हम वर्ब वाला अप्रोच नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम जो अप्रोच लगाएंगे वो मीनिंग वाला लगाएंगे।
रीजन, क्योंकि दोनों की दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो भाई दोनों में वैसे तो डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर गलतियां करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पूरा कॉम्बिनेशन सेट कर लेते हैं। यहां मैं आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म बताऊंगा, यहां मैं आपको इसकी सेकेंड फॉर्म बताऊंगा, इधर थर्ड फॉर्म बता देंगे, फिर यहां फोर्थ फॉर्म बता देंगे यानी आईएनजी वाली, और यहां आपको फिफ्थ फॉर्म बता देंगे एस या फिर ईएस वाली। ठीक है जी, चल तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ओवरफ्लो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है जब पानी का जो बहाव होता है वो ज्यादा हो जाए, यानी पानी का बहाव जब हद से ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं भाई ओवरफ्लो कर गई चीज। तो ओवरफ्लो का मतलब होता है बहाव हद से ज्यादा हो जाना, ठीक है ना। और फ्लाई का मतलब होता है नॉर्मली उड़ना। तो अब आप समझो इसकी जो फॉर्म्स होती है मेरे भाई, वो फर्स्ट फॉर्म होती है ओवरफ्लो, सेकेंड फॉर्म इसकी होती है ओवरफ्लोड, थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी ओवरफ्लोड, यानी एक रेगुलर किस्म की वर्ब है, ठीक है ना। और फोर्थ फॉर्म की अगर हम बात करें तो आईएनजी वाली है, आप नॉर्मल फ्लोइंग कर लेना, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ओवरफ्लोज हो जाएगी ये। तो इधर जगह नहीं है वरना मैं लिख देता, तो आप इसको लिख लीजिएगा, हालांकि मैं यहां लिख देता हूं ऊपर। ये होती है ओवरफ्लोइंग, और ये फिफ्थ फॉर्म जो इसकी होती है वो होती है ओवरफ्लोज। क्योंकि जगह का थोड़ा सा अभाव है यहाँ पे, तो इस वजह से क्या ही किया जाए, लिख लेना भाई, थोड़ा छोटा बोर्ड है इसी वजह से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि इसकी फॉर्म्स ये होती हैं। बट लेकिन आप समझो एग्जामिनर पता है क्या करता है, इस फिलो को वो फिलाई से कंपैरिजन करा देता है यार। मतलब गड़बड़ ये होती है कि वो फिलाई को फिलो से कंपैरिजन कराता है, और वो गड़बड़ पता है क्या करता है, फिलाई की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ओवरफ्लो को तो ठीक लिखता है, लेकिन सेकंड फॉर्म में गड़बड़ करता है। सेकंड फॉर्म में एग्जामिनर ये ना लिख के आपको लिख कर देगा ओवरफ्लू, ओवरफ्लू लिख के देगा। अब आप समझो मैंने क्या कहा, वो क्या करता है, इस फ्लो वाली वर्ब को फ्लाई से कंपैरिजन करा के देता है। वो कहता है कि भाई ये सिमिलर करा दो, तभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि अरे यार ये तो ऐसी वर्ब है। नहीं मेरे भाई, असल में ये जो फॉर्म लिख के देता है वो एग्जामिनर वो गलत होती है। सेम इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म के अंदर भी यही गलती करता है, होती ओवरफ्लोड ही है, बट लेकिन एग्जामिनर क्या लिख के देगा आपको, ओवरफ्लोड। तो ये भी गलत है भाई। तो ये दोनों की दोनों फॉर्म्स गलत होती हैं, बट एग्जामिनर दोनों का ही यूज भर भर के करता है, क्योंकि उसको लगता है बच्चा फंस जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा बताई गई एक बात के बाद आप इन दोनों में कभी जिंदगी में नहीं फंसोगे। रीजन समझ लो, देखो भाई फ्लाई की जो फॉर्म होती है, याद रखना इसकी फर्स्ट फॉर्म फ्लाई की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म फ्लाई होती है। सेकेंड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपकी फ्लू होती है। थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फ्लोन होती है। और अगर मैं बात करूं फोर्थ फॉर्म की तो वो फ्लाइंग होती है। और फिफ्थ फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो फ्लाइज होती है। अच्छा, फ्लाइज नाउन की तरह भी काम करता है, तब ये मक्खी का मीनिंग देता है, जानते होंगे सभी बच्चे। चलिए अब बात करते हैं कि भैया यहां पे क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखो, जब एग्जामिनर इनको सेकंड फॉर्म को कंपैरिजन कराता है तो वो आपको इसलिए बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, उसे लगता है कि बच्चा ये जानता ही नहीं कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। तो आप नोटिस करो मेरे भाई, बस आपको ये पता होना चाहिए जो ओवरफ्लो वर्ब होती है ये आपकी मेन वर्ब तो होती है, लेकिन एक रेगुलर किस्म की वर्ब होती है। तो आपको ये डिफरेंस यहां पे याद होना चाहिए कि जो ये वर्ब होती है किस किस्म की होती है, रेगुलर वर्ब होती है। लेकिन जो फ्लाई होती है ये आपकी एक इरेगुलर वर्ब होती है मेरे भाई। कैसी वर्ब होती है, इरेगुलर वर्ब्स। अब आप कहेंगे भैया कैसे, डिफरेंस बताओ हमें। देखो जरा, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या ईडी ऐड करने से बन रही है या नहीं। तो आपको रेगुलर वर्ब में क्या बताया था, वो वर्ब जिसकी ईडी फॉर्म सेकंड मतलब थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बन जाती है वो रेगुलर की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत इजीली याद हो जाती है। हमें बस इतना ध्यान रखना होता है ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन आप फ्लाई के अंदर देखो, इसकी फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है, फोर्थ फॉर्म अलग है, फिफ्थ फॉर्म अलग है। तो मेरे भाई इसकी सारी फॉर्म्स अपने आप में डिफरेंट है। और मैंने क्या बताया था, वो वर्ब जिनकी सारी फॉर्म्स अपने आप में डिफरेंट होती हैं या सारी फॉर्म सेम होती हैं, वो अपने आप में मेरे भाई कौन सी वर्ब कहलाती हैं, रेगुलर वर्ब्स नहीं, इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में आती हैं वो। तो यहां पे ये मेरे भाई अपने आप में इरेगुलर की कैटेगरी में आ गई। तो बस ये डिफरेंस आपको याद रखना है।
जो ओवरफ्लो वर्ब होती है वो एक रेगुलर वर्ब होती है और फ्लाई जो होती है वो एक इरेगुलर वर्ब होती है। तो एग्जामिनर इसको पता है कैसे फॉलो कराता है, वो इरेगुलर की तरीके से फॉलो कराता है, जो कि गलत होता है। बस ये इसका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। बाकी मीनिंग से आप निकालोगे तो फिर वही बहाव का मीनिंग होता है, वो इसका जो ग्रामेटिकली लॉजिक है इसके पीछे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी मीनिंग से तो आप कर ही लोगे, फ्लाई वगैरह का सेंस नहीं आता, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं अब आपको इस पे क्वेश्चन कराऊंगा भी तब भी आप आसानी से कर दोगे। जैसे अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया अब इसमें देखो मैंने लिखा द वाटर इज ओवरफ्लोन अंडर द ब्रिज, देखने में ठीक लग रहा है, थर्ड फॉर्म भी नजर आ रही है, लेकिन वही चीज ओवरफ्लो आपकी रेगुलर कैटेगरी की वर्ब होती है, बट एग्जामिनर ने उसको कैसे फॉलो करा दिया, इरेगुलर तरीके से, बाई फ्लोन तरीके से यूज कर दिया, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत है। इसकी जगह पे हमें क्या बोलना होगा, चाहे सेकंड फॉर्म की जरूरत पड़े चाहे थर्ड फॉर्म की, हम लगाएंगे ओवरफ्लोइंग, रेगुलर तरीके से फॉलो होगी, बस केवल ये पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। फ्लाई और फ्ली में आपको बस, और हाँ ये चीज बस एक बात और ध्यान रख लो कि भाई ये दोनों की दोनों, ये और ये दोनों की दोनों आपकी कैसी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये भी ध्यान रख लो, ये दोनों की दोनों कैसी होती है, इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये चीज भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए तो ये भी हमारी वर्ब हो गई, ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, बस एक और कर लेते हैं फिर हम लोग मेरे भाई आज के सेशन को वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि समय काफी हो रहा है, यानी क्लास आपकी बड़ी हो रही है। एक और करा देते हैं आज, फिर मेरे ख्याल से लगभग मुझे लग रहा है कि एक दो और रह जाएगा, एक करा देंगे तो एक दो और रह जाएगा फिर, हाँ एक दो ही रह जाएगा फिर, और तो उनको भी हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ कुछ रह जाएंगे फिर वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए एक दो कॉम्बिनेशन बचेंगे वो हम लोग आपको बाद में करा देंगे, यानी कल वाली क्लास में करा देंगे। एक कॉम्बिनेशन और कर लेते हैं आज। अब जो मैं वर्ब कराने वाला हूं वो एग्जामिनर इतनी यूज करता है भाई, उसको तो क्या ही बताएं, पता नहीं एग्जामिनर को उस वर्ब से ऐसा क्या लगाव है, बहुत यूज करता है उस वर्ब को, जो मैं आपको अगली बताने वाला हूं, नेक्स्ट वर्ब जो बताने वाला हूं उसको एग्जामिनर इतना पूछता है भाई, बहुत ज्यादा। कौन सी वर्ब है, देखो वर्ब है आपकी दो, एक तो अगर हम बात करें एक होती है हैंग, मतलब वर्ब एक ही है लेकिन भाई इसको यूज करने के तरीके दो हैं, तो हैंग वर्सेस हैंग लिख रहा हूं मैं। अब आप कहेंगे भैया ये क्या बात हुई, अरे यार मैं क्या करूं जब एग्जामिनर ही इसको दो तरीके से यूज करता है। ये एक ऐसी वर्ब होती है जिसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब ये ट्रांजिटिव वे में भी यूज हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वे में भी यूज हो जाएगी, तो अब दोनों तरीके से यूज हो जाएगी तो भाई इसका मीनिंग भी अलग अलग बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिक्स कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे हैं भैया जी मिक्स कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, समझो मिक्स कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर आपको ग्रामर का भी सहारा लेना होगा, यानी वर्ब के कॉन्सेप्ट का भी सहारा लेना होगा, साथ ही साथ आपको इसके अंदर मीनिंग का भी सहारा लेना होगा। कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा। तो समझिएगा यहां पे मैं पहले यहां पे लिखूंगा हैंग और दोबारा से भी मैं यहां पे लिखूंगा हैंग, ठीक है जी, समझिएगा। अब अगर हम बात करें तो अब इसको ऐसे समझो कि आप इसको दोनों वे में यूज कर सकते हो, समझ पा रहे हो, दोनों वे में आप इसको यूज कर सकते हो, दोनों वे में मेरे भाई, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से। लेकिन आप समझिएगा एक चीज को आपको नोटिस करना है, एक चीज को आपको समझना है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो मेरे भाई सबसे ज्यादा जो एप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट है, मिक्स कॉन्सेप्ट लगाने से भी ज्यादा एप्रोप्रिएट अगर कोई चीज है तो वो ये है कि आप मेरे भाई सीधे सीधे आप बस इतना ध्यान रखो इसका मीनिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता है, यानी आप अगर मीनिंग में डिफरेंस के साथ चलोगे तो आप बहुत आसानी से यूज कर पाओगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हो मेरी बातों को। अगर मीनिंग के थ्रू चलोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहता है, आप आसानी से मेरे भाई इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो
तो बात करते हैं जरा, चलिए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले इसकी फॉर्म्स की। तो हैंग और हंग बात करते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्म्स लिख लेते हैं। तो देखो, हैंग के दो मीनिंग मैंने आपसे कहे, दोनों मीनिंग की बात करते हैं। सबसे पहला मीनिंग हम हैंग का मान के चलेंगे लटकाने के सेंस में। तो मैं इसके मीनिंग लिख देता हूं बढ़िया तरीके से दोनों, क्योंकि मीनिंग की यहां पे हमें बहुत जरूरत है भाई, इसमें हमें मीनिंग की जरूरत बहुत है भाई। तो मैं मीनिंग बढ़िया तरीके से लिख देता हूं। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो लटकाने के सेंस में, और दूसरा मीनिंग जो इसका होता है वो टांगने के सेंस में होता है। तो दो मीनिंग इसके होते हैं, एक तो लटकाने के सेंस में और एक टांगने के सेंस में। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें, एक मीनिंग इसका और होता है हैंग का, वो होता है फांसी देने के सेंस में, फांसी पर चढ़ाना, इस सेंस में। तो ये दो मीनिंग बस आपको डिफरेंस याद रखनी है। अब जब आप इनका लटकाने और टांगने के सेंस में रखेंगे तो वर्ब्स की फॉर्म्स कुछ और रहेंगी, और जब फांसी देने की बात करेंगे तो उस सेंस में वर्ब कुछ और रहेंगी। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म लटकाने के सेंस की अगर बात की जाए या टांगने के सेंस की बात की जाए तो वो हैंग होती है, और सेकंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो मेरे भाई हंग होती है, थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो भी वो भी मेरे भाई क्या होती है, हंग होती है। ठीक है, तो हैंग, हंग, हंग, ये इसकी फॉर्म्स होती है। लेकिन जो इसकी फॉर्म्स होती हैं वो अपने आप में मेरे भाई क्या रहती हैं, चेंज रहती हैं। क्यों भाई, इसकी जो और फॉर्म्स रहती हैं अगर उनकी हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म तो इसकी हैंग ही होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म तो दोनों सेम होती हैं, लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है वो बदल जाती है, वो क्या हो जाती है, हैंग्ड हो जाती है, हैंग्ड और मेरे भाई हैंग। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें फोर्थ फॉर्म की अगर बात करोगे तो वो दोनों के लिए सेम रहेंगी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म और एसएआईएस वाली जो फॉर्म होगी वो दोनों के लिए ही सेम रहेगी, चाहे फांसी देने की बात हो रही हो, चाहे लटकाने या टांगने की बात हो रही हो। तो इसके लिए बताओ क्या होगी, हैंगिंग होगी। एसएआईएस वाली क्या होगी मेरे भाई, हैंग्स होगी। यही सेम फॉर्म्स इसके लिए भी होगी। ठीक है, ये चीज दिख रहा है भाई, देख लो एक बार जरा, दिख रहा है आपको, कट तो नहीं रहा बिल्कुल? ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं कट रहा, साफ दिख रहा है। चलिए, तो ये फॉर्म्स हो गई किसकी मेरे भाई, हैंग की फॉर्म हो गई। दोनों मीनिंग में मैंने आपको बता दिया, फांसी पर चढ़ाने का सेंस होगा तो ये वाली वर्ब्स लगा देना, और लटकाने या टांगने का सेंस होगा तो आप ये वाली वर्ब लगा देना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं, क्या भैया इनका कोई और डिफरेंस जो आप बताना चाहें? देखो मेरे भाई, देखो मैंने आपसे कहा कि हैंग एक ऐसी वर्ब होती है जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वे में यूज हो जाती है। तो जब आप लटकाने और टांगने की बात कर रहे होंगे तो भाई किसी चीज को तो लटकाओगे, किसी चीज को तो टांगोगे, तो ये व्हाट का रिप्लाई अपने आप बनाएगा। तो इसी वजह से मेरे भाई जब ये हैंग लटकाने या टांगने का सेंस देता है तो ये ट्रांजिटिव वे में भी काम कर लेता है और इंट्रांजिटिव वे में भी काम कर लेता है, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में ट्रांजिटिव की तरह ज्यादा काम करेगा, क्योंकि आपको तुरंत ये बताना होगा कि लटका तो रहे हो लेकिन क्या, टांग तो रहे हो लेकिन क्या। तो व्हाट का रिप्लाई बनेगा, और व्हाट का रिप्लाई बनेगा मतलब सीधी सी बात है कि ये वाली जो हैंग लटकाने और टांगने के सेंस की जब बात करोगे तो ये अपने आप में कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव। लेकिन जब फांसी पे चढ़ाने की बात होगी तो मेरे भाई ये अपने आप में कैसी काम करेगी, इंट्रांजिटिव वे। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का भी कॉन्सेप्ट लगाते हो और इसमें मीनिंग का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। और मैंने कहा मिक्स कॉन्सेप्ट लगाना है, तो भाई मिक्स कॉन्सेप्ट का मतलब बस इतना सा है, आप दोनों चीजों का यूज कर लीजिएगा, मीनिंग का भी यूज कर लीजिएगा और ये जो ग्रामर का हमने वर्ब वाला कॉन्सेप्ट बताया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इसका भी यूज कर लीजिएगा। तो आप दोनों से भी कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया। अब चलो इसके जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, राम, और फिर मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर। जरा बताओ इसमें ठीक है क्या, कोई गलती तो नहीं लग रही इसमें? तो पढ़ो, कह रहा है राम हैंग द क्लोथ्स ऑन हैंगर। अगर मैं नोटिस करूं तो मेरे भाई राम अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर मैंने ये हैंग लगाया तो ये या तो फर्स्ट फॉर्म हो सकता है अपने आप में, अब ये फर्स्ट फॉर्म ही है क्योंकि आप नोटिस करो और तो कहीं पे आपको हैंग दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है।
और ये तो प्लूरल सेंस में काम करती है भाई, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल सेंस में काम करती है। तो आप मुझे बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। मतलब एग्जामिनर हमें ये हिंट देने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं जो वर्ब लगाना चाह रहा हूं वो यहां पे पास्ट के सेंस में लगाना चाह रहा हूं। अब पास्ट के सेंस में अगर आप वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो मुझे बताइएगा हैंग लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे। अब दूसरी चीज और नोटिस करो, आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा जो हैंग अपने आप में ये वर्ब है इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट भी लगाने की जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो कपड़ों को आप मेरे भाई फांसी नहीं लगाएंगे, कपड़ों को टांगने की बात होगी, और कपड़ों को टांगने की बात होगी तो हमें ट्रांजिटिव वाला मीनिंग चाहिए, तो ये वर्ब ट्रांजिटिव की तरह काम करेगी। लेकिन आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, आपको चाहिए फिफ्थ फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म दोनों की सेम होती है। तो हैंग तो बिल्कुल नहीं आएगा मेरे भाई, क्या आएगा? हैंग्स आएगा। सिंपल सी बात है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म दोनों की सेम होती है, हैंग हैंग। तो भैया फर्स्ट फॉर्म अगर लगाओगे भी तो राम तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर के लिए प्लूरल वर्ब थोड़ी ना आ जाएगी, सिंगुलर लगानी पड़ेगी। तो हमें इसके लिए क्या लगानी पड़ेगी? फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आईएस वाली फॉर्म। तो हैंग नहीं आएगा, यहाँ पे हैंग्स आएगा, सिंपल। चलो अच्छा, यहीं पे अगर हम बात करें, जैसे यहां पे मान लो ये तो चलो ऐसे हो गया, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर यहां पे मेरे भाई लगा देता अभी हैंग्ड लगा देता तो क्या ठीक हो जाता? जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने लिखा आई हैंग्ड माई क्लोथ ऑन द हैंगर। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर वो आप पकड़ गए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आप इसमें नोटिस करो मैंने हैंग्ड वर्ब यूज की है। अब आप समझ गए कि ये जो हैंग्ड वर्ब है या तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी या ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, इसके अलावा तो नहीं हो सकती कोई सी फॉर्म। अब दूसरी चीज आप नोटिस करो, ये सेंटेंस के अंदर अकेली आई हुई है, केवल इकलौती यही वर्ब है सेंटेंस में और कोई वर्ब नहीं है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं तब ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आती नहीं है सेंटेंस में। इसका मतलब ये वर्ब अपने आप में कौन सी है? सेकंड फॉर्म। अब जैसे ही आपको ये पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म है, तुरंत आपको लगाना है मीनिंग। भाई कपड़ों को फिर से फांसी नहीं दी जाएगी, कपड़ों को लटकाया जाएगा, यानी हमें यहाँ पे लटकाने या फिर टांगने का मीनिंग देना है। तो टांगने के मीनिंग में वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो देखो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट दे तो रखा है, तो ट्रांजिटिव तो है, लेकिन फिर वो हैंग्ड नहीं आएगा क्योंकि आपको सेकंड फॉर्म चाहिए। तो आपको ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए, बट आपने तो इंट्रांजिटिव की लगा रखी है। ट्रांजिटिव की कहां है भाई? ये दे रखी है, तो ये आएगी। तो हैंग्ड नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? हंग आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? हंग आएगा, बस सिंपल। तो आपको मैंने कहा, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था जब मैं इसको पढ़ा रहा था, मैंने कहा था कि भाई जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को कराऊंगा, तो आपको ये याद रखना है, आपको इसमें मिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप नोटिस करो इन दोनों ही क्वेश्चन के अंदर मैंने दोनों चीजें यूज की, मैंने मीनिंग भी यूज किया, मैंने कहा कपड़ों को फांसी नहीं चढ़ाई जाएगी, कपड़ों को लटकाया या फिर टांगा जाएगा। फिर मैंने कहा कि आप नोटिस करो कि मेरे भाई इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए हमें यहाँ पे, तो मैंने दोनों ही चीजें यूज की। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिस क्वेश्चन के अंदर, जिस वर्ब के कॉम्बिनेशन के अंदर जो चीज मैं बताऊंगा आपको वही चीज अप्लाई करनी है। मैंने कहा इसके अंदर मिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, आपको मिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। उससे पहले वाले में मैंने कहा कि आपको केवल मेरे भाई किस चीज का ध्यान रखना है? रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, उसको डिफरेंस को याद रखना है। एग्जामिनर इरेगुलर वे में फॉलो कर देगा, आपको याद रखना है कि वो वर्ब हमेशा रेगुलर वर्ब में होती है। कौन सी थी? ओवरफ्लो, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। बाकी मेरे भाई फिर से बस एक ही बात कहूंगा, अगर मेरे भाई ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत लंबी क्लासेस हो जाएगी, कॉन्सेप्ट कम हो पाएंगे, जो कि हमारे पास उतना नहीं करना है। हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, नो डाउट, लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप मेरे भाई क्वेश्चन की अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा जितने आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिनको आपको केवल एक बार पढ़ना होता है और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के लिए चाहे आप इन कॉन्सेप्ट पे बेस 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वो कम ही है, ऐसे मान के चलो, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के सेशन में बस इतना ही है, बाकी मुलाकात होगी आप लोगों से कल की एक बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।